हेलो दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस 10th क्लास के प्रीवियस ईयर 2025 का पेपर देखेंगे। ठीक है, 2025 का पेपर और टॉप 50 क्वेश्चन यानी टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो अगर हम देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हमारे आगे के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको हम देखेंगे, यानी टॉप 50 क्वेश्चन हम देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम से मिलते जुलते होंगे। यानी कि ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं और आपको एग्ज़ाम हॉल में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर आज हम देखेंगे 2025 वाला। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, 2025 का ही पेपर है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का गणना किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो भारतीय में राष्ट्रीय आय का गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको NSO भी बोलते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है, यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी निपटाएंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? ठीक है, क्या बोल रहा है? बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? ठीक है, तो ये किया था व्लादिमीर लेनिन ने। किसने किया था? व्लादिमीर लेनिन ने। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग हो सके जितना जल्दी हो सके इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और जिससे पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बंगाल विभाजन रद्द किया गया। ठीक है, पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो बंगाल विभाजन को रद्द 1911 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1911 में। 1905 में तो बंगाल विभाजन हुआ था। उस टाइम कौन था गवर्नर जनरल? करजन था। कौन था? करजन। ठीक है, ठीक है, तो कब हुआ था? 1911 में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? गदर पार्टी। यानी लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या बोलते हैं? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं, यानी ऑप्शन है। और इसी का एक और भी नाम है मेटाफोर्ड सुधार। हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये देखने को मिल जाए। मोंटाफोर्ड सुधार। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से नाम जाना जाता है। इसी को मेटाफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? ठीक है, 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना में 3-4 लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है, जो मेन व्यक्ति था वो था सलीमुल्लाह खान। कौन था? ख्वाजा सलीमुल्लाह। सलीमुल्लाह है क्या इसमें? ठीक है, ऑप्शन सी। जिन्ना देख के जिन्ना मत मार देना भाई। कौन था? नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है,
मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? अगर पूछते कि स्थापना हुआ था कब, तो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 30 दिसंबर 1906 में हुआ था। ठीक है, और भी बहुत सारे व्यक्तियों इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, जैसे आगा खां भी थे। ठीक है, आगा खां भी थे, समझ रहे हो। नवाब मोहसिन भी थे, नवाब मोहसिन भी थे। ठीक है, बकार उल मुल्क भी थे, बकार उल मुल्क भी थे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट नाम है वो था नवाब सलीमुल्लाह खां। स्थापना कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को। इसमें एक आगा खां भी थे, नवाब मोहसिन भी थे और बकार उल मुल्क भी थे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम था वो था नवाब सलीमुल्लाह। इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो नवाब सलीमुल्लाह खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? ठीक है, दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? 7वां का आंसर क्या हो जाएगा? किसकी समर्थक थी? तो वो 7वां का आंसर सी हो जाएगा, फ्रांस की समर्थक थी। ठीक है, फ्रांसीसी की। तो दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थन थी? तो फ्रांस की। इसका ऑप्शन 7वां का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको बता देते हैं कि मैंने बहुत सारा एग्ज़ाम निकाला है, लेकिन देखो निकाला है उस पर बात नहीं करेंगे। देखो प्रीवियस और क्वेश्चन से क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम से लड़ते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके दिमाग में देखने से, प्रीवियस क्वेश्चन क्या दिखता है, एग्ज़ाम टाइम में प्रीवियस क्वेश्चन देखने से हमारी वो क्वेश्चन हमको याद हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग पे इतना रहता है कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, तो माइंड हमारा उस टाइम पे बहुत सक्रिय रहता है, तो सोचता है कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें कि इधर से याद हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। क्या देखें? PYQ देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम का रोड मैप पता चलेगा, और अगर एग्ज़ाम दोगे आप तो ये चीज़ नया नहीं दिखेगा। समझ रहे हो? लगेगा कि ये क्वेश्चन तुमको देखा हुआ है, तो प्रेशर फील नहीं होगा। PYQ लगाने का ये फ़ायदा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? क्या बोल रहा है? 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? तो रूस में जो कृषि का दासता था वो किया था समाप्त अलेक्जेंडर द्वितीय था, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। इसमें ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन बी, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। तो रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भाई जिसको इंग्लिश मीडियम हो वो देख लेना इंग्लिश में। ठीक है, इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों है, इसलिए देख लेना। 9 क्या बोल रहा है? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है, क्या बोल रहा है? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो वो की गई थी पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में ऑप्शन है क्या? ठीक है, कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई? तो दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में की गई थी। और दार्जिलिंग कहाँ? सिद्रपोंग में। कहाँ? सिद्रपोंग में। सिद्रपोंग, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ? तो दार्जिलिंग। जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी भारत में प्रथम? तो दार्जिलिंग में। ठीक है, तो 9 का हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गुजरात का कच्छ प्रदेश, ठीक है, किस भूकंपीय जोन में आता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जोन 5। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो जोन 5 में आता है, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 क्या बोल रहा है?
किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ठीक है, तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नहीं, सॉरी, दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ठीक है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा गोविंद सागर। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसका पूरा नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। और यह है कहाँ पे? तो ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है यह है यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर। पूरा नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। यह है कहाँ पे? तो यूपी में। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13 क्वेश्चन पूछ रहा है कि आसवान बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, नील नदी। ठीक है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो नील नदी पर बना है आसवान बांध, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2011 की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? ठीक है, तो 2011 की जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान था। कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान, ऑप्शन बी। हालांकि वो जनसंख्या तो अभी प्रथम पे हम लोग आ गए हैं, लेकिन 2011 की जनसंख्या की दृष्टि से अभी भी हम लोग दूसरे स्थान पे हैं। अब जब जनगणना होगा उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दूसरे स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 15वें क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, देखिए जैसे कि ये भारत का नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक है, तो यहीं पे है क्या है? पाक जल डमरू मध्य। क्या है? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, तो भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो पाक जल डमरू मध्य, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो ये कहलाएगी बांगर। क्या कहलाएगी? बांगर। ठीक है, बांगर को ही हम लोग भांगर बोलते हैं कभी कभी। कब के ऑप्शन में भांगर भी दिया रह सकता है। ठीक है, तो बांगर या भांगर बात बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बांगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? ठीक है, 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? देखो इस हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। हालांकि क्योंकि ये पहला था जर्मन चांसलर। ठीक है, पहला था, फर्स्ट था। हालांकि हिटलर भी जर्मन चांसलर था। ठीक है, हिटलर भी जर्मन चांसलर था, समझ रहे हो। और एजेला मैकेल एक व्यक्ति हैं, एजेला मैकेल, ये भी जर्मन चांसलर थे। ठीक है, लेकिन बिस्मार्क पहला जर्मन चांसलर था। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें में कौन जर्मन चांसलर था? तो बिस्मार्क था। हालांकि अगर बिस्मार्क नहीं रहता, हिटलर रहता तो वो भी हो जाता। ठीक है, एजेला मैकेल भी रहता तो वो भी हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम लोग। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, क्या बोल रहा है? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो ये हुआ था 1820 और 21 में। कब हुआ था?
1821 है, अगर 1820 भी रहेगा ऑप्शन में तो आप मार सकते हैं। तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1820 या 21 में। ठीक है, ऑप्शन 20 भी रहेगा तो मार सकते हैं और 21 भी रहेगा तो मार सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को जाना जाता है, मतलब ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए हम लोग 20वें नंबर पे चलते हैं, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किन्हें कैसरे हिंद उपाधि दी गई थी? तो कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी। कैसरे हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? तो महात्मा गांधी को दी गई थी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा, मतलब जो हम बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपका फ़ायदा ही होगा। ठीक है, नुकसान तो होगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम लोग। 21 क्या बोल रहा है? निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? देखिए, ये मेरा क्वेश्चन तो है नहीं, कोई बी मार दिया है असहयोग, लेकिन इसका जो आंसर होगा, मतलब कि पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है, किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, दांडी मार्च कब हुआ था? जो दांडी मार्च है ये कब हुआ था? ठीक है, क्योंकि मार्च पहले से यानी मार्च ही में होगा। 12 मार्च हो सकता है पूछ दे, 12 मार्च 1930 को हुआ था। हाँ, 30 31 ना 30 को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या पूछ रहा है? अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र है? ठीक है, अमृत बाजार जो पत्रिका था वो बांग्ला भाषा का था। किस भाषा का था? बांग्ला भाषा का, यानी ऑप्शन बी। अमृत बाजार पत्रिका जो था वो बांग्ला भाषा का समाचार पत्र था, एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 23वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, क्या बोल रहा है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी 1920 को। कब हुई थी? 1920 को। पूरा डेट है 31 अक्टूबर 1920। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? क्या बोल रहा है? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। पूरा डेट है 26 दिसंबर 1991 में हुआ था। क्या? सोवियत संघ का विघटन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 25वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? ठीक है, क्या बोल रहा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, यानी NW1, ऑप्शन ए। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छब्बीसवें नंबर पे आ गए हैं हम लोग। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बन गया है ना कि नहीं बना है? हाँ, 25 बन गया है। 26 पे आते हैं हम लोग। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? क्या बोल रहा है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में। किस जिले में? अलवर जिले में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राजस्थान। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 27 पे। क्या बोल रहा है? कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कैगा कहाँ है? तो कैगा
इसका हो जाएगा कर्नाटक में है, ठीक है। और कहाँ है कहेगा, कर्नाटक में है, लेकिन काली नदी के किनारे है। काली क से कहेगा, क से कर्नाटक, क से काली नदी, ठीक है। कितना आसान है, क से कहेगा हो गया, क से कर्नाटक हो गया, क से काली नदी हो गया। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ठीक है। 28 पे आते हैं हम लोग, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने तेल परिसरण केंद्र कार्य कर रहे हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिसंकरण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 से 19। इस हिसाब में इससे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 और से 19 काम कर रहे हैं। ये कोई दूसरे लड़का का पेपर है, वो 25 मारा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 18 का ए हो जाएगा, यानी सॉरी 28 का ए हो जाएगा, यानी 18 या 19 भी ऑप्शन में कभी कभी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, सांगपो नदी के नाम से। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, सांगपो नदी। देखिए जो इंग्लिश मीडियम में है, नीचे इंग्लिश देखो दिया हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ना है, हम जो आंसर मार रहे हैं उसको देखना है, ऑप्शन बी बोल रहा है इसमें, तो ये सांगपो ही हो जाएगा, सांगपो रिवर, ठीक है। तो हिंदी में के लिए ठीक है, इंग्लिश मीडियम का लिए ठीक है। बस हिंदी हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन नीचे इंग्लिश तो लिखा हुआ है ना, उससे मैच तो कर ही लोगे, ठीक है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, बी सांगपो। अब आते हैं हम लोग 30वें क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा हमको लगा अजीब। जैसे कि जो भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है, ठीक है, वो डिगबोई है, ठीक है। कौन है, डिगबोई, सबसे पुरानी है डिगबोई, ठीक है, समझ रहे हो। डिगबोई ये कहाँ है, ये असम में है, असम में है। और ये लगभग 1901 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और एक बरौनी है, उसके बाद बरौनी, ये ये तो बिहार में है, बरौनी बिहार में है बरौनी, और ये 1964 में हुआ था इसका स्थापना, ठीक है। तो इसमें डिगबोई नहीं है, बरौनी है। तो मेरे हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बरौनी, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है। पहली डिगबोई है जो असम में 1901 में इस्टेब्लिश हुआ था, और बरौनी बिहार में 1964 में। तो डिगबोई है नहीं ऑप्शन में, तो बरौनी है, तो हम बरौनी के साथ जाएंगे जो 1964 में हुआ था, जो बिहार में है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 31 पे आते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, 31 का देख लेते हैं। देखो रोपण फसल तो चाय भी है, ठीक है, कॉफ़ी भी है, समझ रहे हो, रबड़ भी है, ठीक है, कोका भी है, नारियल भी है, और गन्ना भी है। देखो तो सारा ऑप्शन आ गया, चाय है, कॉफ़ी है, तो चाय भी आ गया, ठीक है। रबड़, देखो यहाँ रबड़ है तो रबड़ भी आ गया, यहाँ गन्ना है तो गन्ना भी हो गया। अब बाकी सब भी हैं, चाय, रबड़ और कॉफ़ी, गन्ना हमको मिल गया, बाकी कॉफ़ी, कोका और नारियल भी रोपण फसल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी सभी रोपण फसल है। 31 का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस जो होता है वो पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। किसके साथ पाई जाती है, पेट्रोलियम के साथ। तो 32 का हो जाएगा आंसर टी। अब आते हैं हम लोग 33 पे। 33 क्या बोल रहा है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है। क्या बोल रहा है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत कृषि है। लगभग 80%, कितने, 80%
जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर हैं। किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 34 पे। निम्न में क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? ठीक है, 34 क्या बोल रहा है? निम्न में क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? ठीक है, देखो आर्थिक गतिविधि क्या क्या नहीं है पहले ये देखते हैं। देखो अपनी खुशी, अपनी खुशी, इसमें कोई आर्थिक गतिविधि तो हो नहीं रहा है। ठीक है, परिवार से प्यार, परिवार से प्यार, इसमें भी कोई आर्थिक गतिविधि नहीं हो रहा है। ठीक है, सामाजिक सेवा, कि पैसा तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें नहीं है। देखो कृषि करेंगे तो आर्थिक गतिविधि होगा, संचार भी करेंगे तो होगा, परिवहन भी करेंगे तो होगा, लेकिन गरीबी आर्थिक गतिविधि में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी, यानी 34 का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? देखो मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम। मुद्रा क्या है? मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मूल संचयन तो होगा नहीं, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मूल का हस्तांतरण, ठीक है, मूल का हस्तांतरण, तो ये तो नहीं होगा, और इसमें ए और सी दिया है, तो विनिमय का माध्यम ही बच गया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 का सी, विनिमय का माध्यम। अब आते हैं हम लोग 36 पे। 36 क्या बोल रहा है? निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? ठीक है, 36 क्या बोल रहा है? निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक है जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, यानी 36 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? क्या बोल रहा है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो देखो गैर आर्थिक यानी शिक्षा भी आएगा उसमें, एक दो तीन चीज़ और आता है। स्वास्थ्य भी गैर आर्थिक है, स्वास्थ्य, एक और है आवास, आवास भी आता है, समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिक्षा। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। ऑप्शन में शिक्षा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 37 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 38 पे। क्या बोल रहा है? वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? ठीक है, 38 से क्या बोल रहा है? ठीक है, किसका होता है? सिंपल बात है, पूंजी का होगा ही होगा, प्रौद्योगिकी भी होगा और श्रम भी होगा, तीनों का होगा। क्या बोल रहा है? वैश्विक परिमाण से विभिन्न देशों के बीच निम्न से किसका निर्वाह प्रदान होता है? मजदूर भी जाते हैं, ठीक है, पूंजी का तो हो ही रहा है, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी भी इंसान मतलब एक देश दूसरा देश को देता लेता ही है, तो पैसा भी हो जाएगा, श्रम मतलब आदमी जो मजदूर है वो भी हो जाएगा, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी भी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी, 38 का डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 39 पे आते हैं, जल्दी जल्दी बनाएंगे इसको, जल्दी जल्दी मतलब कि इतना जल्दी भी नहीं, मतलब देखते हुए चलेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा टाइम आ गया है कि अब डिस्कस करने का टाइम गया, जितना पढ़ना था पढ़ लिए, अब हमको बस देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में लड़ जाते हैं, तो हम लोग उस पर फोकस करना है, डिस्कशन पे फोकस अभी नहीं करना है, क्योंकि डिस्कशन का टाइम अब गया। ठीक है, जितना पढ़ना था आप इतने सालों में पढ़ लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? क्या बोल रहा है? सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाएगा? कहलाएगा उदारीकरण। क्या कहलाएगा? उदारीकरण कहलाएगा, यानी ऑप्शन सी। तो 39 का हो गया सी, उदारीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, यानी 40 पे। क्या बोल रहा है 40 क्वेश्चन? वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? ठीक है, कहाँ शिकायत करेगा? तो ये करेगा राज्य आयोग। कहाँ करेगा? राज्य आयोग में शिकायत करेगा। 1 करोड़ से अधिक होने पर क्षतिपूर्ति कहाँ शिकायत करेगा उपभोक्ता? तो राज्य आयोग, यानी ऑप्शन बी,
40 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 41। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट। क्या है? एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कुशेश्वर स्थान अभयारण्य कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कुशेश्वर स्थान अभयारण्य जो है वो दरभंगा में स्थित है। ठीक है, दरभंगा आपको पता ही कहाँ है, बिहार में है। किसी को दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उसका हो जाएगा दरभंगा, ऑप्शन बी, 42 का बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं? समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो समोच्च जो जुताई है वो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। इनमें से सभी देख, इनमें से सभी टिक नहीं कर देना है, पहले ऑप्शन देखना है कि कौन है कौन नहीं है। तो समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्र, यानी ऑप्शन सी। तो 43 का क्या हो गया? सी, पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 44 पे। 44 क्या बोल रहा है? जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? ठीक है, क्या बोल रहा है? जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। और हुआ कब था? तो हुआ था 26 अगस्त। ठीक है, 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक, 4 सितंबर 2002 तक चला था। तो जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो दूसरा हुआ था, 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2002 तक। तो 44 का हो जाएगा बी, यानी द्वितीय। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। 45 पे आ गए हैं बहुत जल्दी। मूंगफली किस प्रकार की फसल है? ठीक है, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली खरीफ तिलहनी फसल है। क्या है? मूंगफली खरीफ तिलहनी फसल है। तिलहनी फसल है। तो इसका हो जाएगा खरीफ, यानी 45 का बी, खरीफ फसल। मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो खरीफ फसल, ऑप्शन बी, 45 का बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 46 पे आ जाते हैं। क्या पूछ रहा है देखते हैं 46 क्वेश्चन। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? ठीक है, 46 क्या बोल रहा है? सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ क्लास आपको समझ में आ रहा होगा और आपके लिए यूजफुल भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 47। क्या बोल रहा है 47? बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? ठीक है, बागमती परियोजना जो है वो सीतामढ़ी में स्थित है। ठीक है, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी पता ही होगा कि कहाँ है, अपना बिहार में है। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सीतामढ़ी। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो सीतामढ़ी, बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 48 पे। 50 ही देखना है आज। 48 क्या बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? क्या बोल रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहर का सबसे अधिक है। ठीक है, और अगर सबसे कम पूछे, क्या पूछे? सबसे कम, तो सबसे कम जो है वो कैमूर का है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, पूछे अगर मान लीजिए, तो ये पूछ रहा है ना 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर। लेकिन यही पूछे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो कैमूर में है। कहाँ है? कैमूर में। यानी इसमें 48 का क्या हो जाएगा? शिवहर सबसे अधिक है और सबसे कम कहाँ है? कैमूर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्या बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन, यानी 50वां क्वेश्चन। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? तो लोक जनशक्ति पार्टी का गठन रामविलास पासवान ने किया था, यानी ऑप्शन ए। और कब किया था? तो ये किया था 28 नवंबर 2000 को। ठीक है,
तो आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए यूज़फुल होगा। ऐसे ही मैं क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक आपका एग्ज़ाम है डालता जाऊँगा। तो क्लास अगर आपको यूज़फुल लगे, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमको और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।